What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये जो वीडियो है ये हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है, चाहे आप लोग इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। यहाँ पर यूपीएससी या ईपीएफओ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बस इन्हीं एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी। आप लोगों को ये स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर फायदा पहुंचाएगी, और किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं ये एक अच्छा लेवल आप लोग का तैयार कर देगी, ताकि आप लोग उस एग्जाम में जाकर कंफर्टेबल फील करो। बस आप लोग एक छोटा सा काम करना है, जैसे ही स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन दिखेगा, मेरे आंसर बताने से पहले एक बार खुद से उसको अटेम्प्ट कर देखिए। इससे ये होगा, अगर आप लोग उसको यहीं पर ही एक बार गलत कर लेंगे तो फिर एग्जाम में आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे। सही होता है तो अच्छी बात है, गलत हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। इसका मतलब ये होगा कि अब एग्जाम में आप लोग उसको याद रखोगे, क्योंकि गलती जो है नॉर्मली इंसान याद रख लेता है। तो इससे काफी अच्छा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में वीडियो कंप्लीट होने के बाद में अपना स्कोर जरूर देखा कीजिए कि आप लोगों का स्कोर बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो थोड़ा सा देखिए कहां पर कमी रह रही है, आप लोगों को उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है। और बढ़ रहा है तो फिर अच्छी बात है, और अच्छे से आप लोगों को फोकस देकर आगे बढ़ना है। और वीडियो सुनने के बाद में लगेगा कि पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने यहाँ पर कृष्णा रिवर के बारे में। तो ये यहाँ पर मैप में आप लोगों को निहारनी है रिवर, और इसी के बारे में, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। साउथ इंडिया की रिवर है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कृष्णा रिवर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। पहली स्टेटमेंट में बोला गया यहाँ पर ये एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। दूसरी में बोला गया यहाँ पर ये जो ओरिजिनेट होती है महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है, मर्ज करती है जहां पर अरेबियन सी में जाकर। इसी के साथ में ये फ्लो थ्रू होती है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 एंड 2, बी में बोला गया 1 एंड 3, सी में बोला गया 2 एंड 3, डी में बोला गया 2 एंड 4। सही आंसर बताइए ए, बी, सी या फिर डी। मैं फिर से बोलता हूं, पहले आप लोगों को यहां पर आंसर देना है, उसके बाद में आप लोगों को आंसर देखना है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं आंसर क्या है यहाँ पर। सही जो आंसर है यहाँ पर ये है इसका डी, यानी कि जो लास्ट में स्टेटमेंट है यहाँ पर जो डी आंसर है वो सही है यहाँ पर, यानी कि सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो ये हो गया यहाँ पर डी आंसर। समझ लेते हैं कैसे कैसे यहाँ पर। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कृष्णा रिवर के बारे में बात की जा रही है। तो साउथ इंडिया में आप लोग को देखने को मिलती है, गोदावरी और कावेरी रिवर के बीच में आती है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर ओरिजिनेट होती है महाबलेश्वर, ये की महाराष्ट्र में एक पॉइंट है, और इसी के साथ में जाकर गिरती है बे ऑफ बंगाल में। तो बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है, ना कि अरेबियन सी में। इसी के साथ में 4 राज्य से होकर गुजरती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। टोटल ये सारे राज्य हैं जो इनके बेसिन का 33% यहाँ पर ये कृष्णा रिवर का देखने को मिलता है। और ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी कि ईस्टर्न साइड में ये जा रही है, ना कि वेस्ट साइड में जा रही है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन बन जाता है किसी रिवर में कोई डेथ हो गई या किसी और रीजन की वजह से न्यूज में है बाढ़ आ गई, तो रिवर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बात कर रहे हैं रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में। तो ये जो क्षेत्रीय भागीदारी होती है, कौन सी स्टेटमेंट इसके बारे में इनकरेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। तो सबसे पहले जो यहां पर बात की जा रही है, ये बोला जा रहा है कि जो 9th रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अभी मिनिस्ट्रियल मीटिंग देखने को मिली, ये बैंकॉक थाईलैंड में हुई। रीजनल इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप जो है ये 10 मेंबर तो यहाँ पर आसियान के हैं, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन, और इसी के साथ में 6 स्टेट हैं यहाँ पर जो कि इसके साथ में मिलकर आज के डेट में एग्जिस्टिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो आप लोगों को यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी बोला गया बोथ 1 एंड 2, एंड डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? सही का मतलब यहां पर इनकरेक्ट पूछ रहा हूं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये आंसर में इनकरेक्ट पूछा गया है। तो यहां पर जो आंसर सही है यहां पर इसका वो है ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर ओनली इनकरेक्ट है। क्योंकि जो यहां पर बोला गया 9th मीटिंग, तो ये 9th मीटिंग नहीं थी, यहां पर रिसेंटली अभी यहां पर 7th मीटिंग देखने को मिली। तो ये स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट हो गई। इसी के साथ में अगर बात करते हैं तो अभी प्रपोजल है यहां पर कि किस तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो इंडिया के कई सारे यहां पर कंसर्न देखने को मिलते हैं। जिस तरीके से सबसे बड़ा जो कंसर्न है इंडिया का, यह है कि गुड्स और सर्विस की बात की जाती है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। चाइना से कोई प्रोडक्ट है हमारी कंट्री में फ्लड हो जाएंगे, क्योंकि चाइना एक इकोनॉमिक हब है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसको चलते इंडिया चाहता है कि सर्विसेज में भी यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट किया जाए, यानी कि हमारी कंट्री के जो लोग हैं वो बाहर काम करने जाएं आसानी से। तो एक तो ये बात होगी। दूसरा, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो वहां से जो डेयरी प्रोडक्ट हैं उनको लेकर काफी ज्यादा न्यूज में रहते हैं कि वहां के जो डेयरी प्रोडक्ट है हमारी कंट्री में आएंगे, तो हमारी कंट्री के डेयरी प्रोडक्ट जो किसानों के हैं वो मार्केट में नहीं बेच पाएंगे। तो कई सारे ऐसे कंसर्न है जिनको लेकर बात की जा रही है। तो आने वाले टाइम में जल्दी ही इसको सुलझाने की कोशिश की जा रही है। तो आंसर यहां पर इसका ए हो गया, और रिसेंटली ये 7वीं मीटिंग थी। ठीक है, तो याद रखिएगा आसियान के 10 कंट्री हो गया। 10 कंट्री कौन कौन से हैं? जैसे ब्रुनई, बर्मा, कंबोडिया, इंडोनेशिया,
लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। अगर बात करें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड। ओके, आगे बढ़ता हूं। वैसे यहाँ पर भी आप लोग जो यहाँ पर रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की कंट्री है उनके ऊपर एक नजर डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की जा रही है कौन सा यहाँ पर फर्स्ट टाइम बैंक सेटअप करने की बात की जा रही है, यानी कि फर्स्ट टाइम बैंक कहां पर सेटअप किया गया था, ये आप लोग बता सकते हैं। तो टाइम बैंक पैसों वाला बैंक नहीं है, टाइम बेसिकली यहां पर देना है। तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या फिर जापान। तो ए, बी, सी या फिर डी सही आंसर यहां पर क्या है? सही आंसर यहां पर इसका डी, जापान में ये बात की जा रही है। जापान में की जाने रही है काफी पुराने टाइम में, 1973 में जापान में टाइम बैंक सेटअप किया गया था। अब हमारी कंट्री में मध्य प्रदेश में यहां पर ऐसा बैंक सेटअप करने की बात की जा रही है, यानी कि यहां पर एक तरीके से आप लोगों को अपना टाइम देना है जाकर, और एक तरीके से यहां पर जो अपना टाइम देंगे उस टाइम के बेस पर यहां पर जो यूनिट रखी गई है वो 1 घंटे की यूनिट रखी गई है। यानी कि जिस तरीके से करेंसी होती है 1 रुपए का नोट, 2 रुपए का नोट, तो 1 घंटा मिनिमम आप लोग यहां पर टाइम का एक तरीके से काम करना है जाकर, तो उस तरीके से आप लोग बेल सकते हैं। यानी कि यहां पर जो करेंसी यूज की जाएगी वो टाइम एज ए करेंसी यूज की जाएगी। ठीक है, जिस तरीके से यहां पर आप लोग बोल सकते हैं, जैसे मैं आप लोगों को यहां पर पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो मैं आप लोगों को यहां पर एक तरीके से अपना टाइम दे रहा हूं। ओके, तो इस तरीके से यहां पर आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा जाकर, यानी कि आप लोगों को एज ए वहां पर करेंसी के रूप में टाइम को यूज किया जाएगा। तो इससे यहां पर पता चलेगा कि टाइम की इंपॉर्टेंस क्या है। तो जापान में था ये, हमारी कंट्री में मध्य प्रदेश में भी इस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है अभी रिसेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर जो बात कर रहा है, ये बात कर रहा है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, ये है मिलिट्री मेडिसिन। तो ये रिसेंटली कॉन्फ्रेंस अभी देखने को मिल रही है, तो इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है कौन सी स्टेटमेंट इससे रिलेटेड करेक्ट है। तो ये रिसेंटली जो कॉन्फ्रेंस हुई है, सबसे पहली बात की जा रही है यहां पर सेकंड कॉन्फ्रेंस ऑन मिलिट्री मेडिसिन फॉर संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके मेंबर के बीच में ये अभी न्यू दिल्ली में देखने को मिली। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि फर्स्ट जो मिलिट्री कॉन्फ्रेंस ये इवन होस्ट की गई थी यहां पर इंडिया एज ए संघाई डिफेंस कोऑपरेशन प्लान 19-2020। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया ओनली 1 सही है, सेकंड में बोला गया 2 सही है, बोथ सी में बोला गया और डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। तो कौन सा सही है? ए, बी, सी या फिर डी? सही आंसर है यहां पर इसका बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गई, क्यों? क्योंकि अभी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस यहां पर दिख रही है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि एक मिलिट्री मेडिसिन कॉन्फ्रेंस है, यानी कि इससे पहले नहीं हुई है, पहली बार यहां पर ये स्टार्ट की जा रही है, पहली बात। दूसरी बात, इंडिया यहां पर जो मेंबर बना था 2017 में पाकिस्तान के साथ में यहां पर मेंबर बना था, और यहां पर अभी ये कॉन्फ्रेंस आप लोगों को देखने को मिल रही है इंडिया के अंदर में, तो इसकी ये भी इंपॉर्टेंस मानी जा रही है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक समूह है, ये जो समूह है यहां पर ये एक तरीका यूरोशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिक्योरिटी अलायंस है। ये जो अलायंस का यहां पर गठन किया गया था, इसका गठन किया गया था 1996 में, और यहां पर आज की डेट में इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, ना कि संघाई में। 8 मेंबर हैं यहां पर, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, जो कि आप लोग को याद रखने हैं। ओके, और चाइनीज और रशियन लैंग्वेज यहां पर यूज की जाती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहे हैं नेशनल जीनोम ग्रिड के बारे में। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछा गया है। बोला गया यहां पर ये एक तरीके की स्टडी है जो कि यहां पर ये जीनोम डेटा इकट्ठा करती है कैंसर पेशेंट के लिए इंडिया में, यानी कि पैन इंडिया ये एक प्रोग्राम है। नेशनल जीनोम ग्रिड जो है वो लोकेटेड है कोलकाता के अंदर में। तीसरा बोला गया यहाँ पर जो ग्रिड है ये फॉर्म करता है यहाँ पर ये इन द लाइन ऑफ नेशनल कैंसर टिश्यू बायो बैंक। जिस तरीके से हम लोगों ने ये बायो बैंक बनाया था ये कैंसर से रिलेटेड टिश्यू का, इसी तरीके से इसी के पैटर्न पर हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सेटअप किया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के द्वारा। क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3 एंड डी में बोला गया ओनली 2। सही आंसर यहाँ पर क्या है? ए, बी, सी या फिर डी? तो सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो जो सही आंसर है यहाँ पर इसका ये है सी, यानी कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट यहां पर सही है। यानी कि ये वाली स्टेटमेंट यहां पर फर्स्ट जो कि बोला गया है कि कैंसर पेशेंट के लिए पैन इंडिया प्रोग्राम है, यानी कि जो इंडिया में लोग रहते हैं उनके लिए। और दूसरा बोला गया ये जो सेटअप किया जाएगा नेशनल कैंसर टिश्यू बायो बैंक के बेस पर सेटअप किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में यहाँ पर जो स्टडी की जानी है यहाँ पर इसके बेस पर ये पैन इंडिया रहने वाला है यहाँ पर, और ये जो कंसिस्ट करेगा सैंपल पैन इंडिया से सैंपल यहाँ पर लेकर आएगा। और इसी के साथ में जो यहाँ पर काम किया जाएगा वो किस किस के द्वारा किया जाएगा? तो एक तो यहाँ पर यही हो गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। दूसरा हमारी जो साइंस जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी के अंडर वो यहाँ पर काम करने वाला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। जीनोम जो होता है वो एक तरीके से आप लोग जीन का सेटअप बोल सकते हैं, जो हमारे जो जीन होते हैं डीएनए होते हैं उनका सेटअप बोल सकते हैं। अब यहाँ पर डेटा इकट्ठा किया जाएगा, अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन निकाला जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें यहाँ पर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की बात की जा रही है। बोला जा रहा है यहाँ पर ये टास्क फोर्स जो कि है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, यहाँ पर ये फाइनेंशियल ईयर 19-20 से लेकर
2024-25 तक यहाँ पर काम करने वाली है एक कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में। दूसरा बोला गया यहाँ पर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो पाइपलाइन है ये इंश्योर करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट हैं जो एडुकेटली प्रिपेयर कर सकें और जो लॉन्च किए जा सकें आने वाले टाइम में। इनके जो टाइम पीरियड बताया गया 19-20 से लेकर 24-25 तक। इसके अंदर ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड जो प्रोजेक्ट हैं उनकी कॉस्ट लगभग ये 500 करोड़ ईच यहां पर रहने वाली है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया ओनली 3, बी में बोला गया 1 2, सी में बोला गया 2 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। ए बी सी एफ डी सही आंसर यहां पर क्या है? तो जो सही आंसर है यहां पर इसका ये है बी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये एक तो टाइम ड्यूरेशन याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है 2019-20 से लेकर 2024-25 तक। दूसरी जो बात की जा रही है यहाँ पर हमारी कंट्री में जो टास्क फोर्स है वो चेयर की जाएगी यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के जो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, उसके अंदर यहाँ पर ये चेयर की जाएगी। और ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड के लिए जो प्रोजेक्ट हैं ये 100 करोड़ की बात की जा रही है ईच, ना कि 500 करोड़ की। ग्रीन फील्ड वो प्रोजेक्ट होते हैं कहीं पर बिल्कुल एक नया लैंड का पीस आप लोगों को लेना है और वहां पर काम करना स्टार्ट करना है बिल्कुल एक सिरे से। ब्राउन फील्ड वो होते हैं जहां पर थोड़ा बहुत काम पड़ा हुआ है, यानी कि ऑलरेडी थोड़ा बहुत काम है और यहां से आगे स्टार्ट आप लोगों को करना है। इस तरीके से आप लोग इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आंसर यहां पर इसका बी हो गया। आगे बढ़ता हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों से एग्जाम में डायरेक्ट बन सकता है, तो अच्छे से आंसर दीजिएगा। बात की जा रही है यहां पर फर्स्ट एवर हेलीकॉप्टर समिट जो रिसेंटली अभी हुई है देहरादून में, ये बात की जा रही है। नेक्स्ट बोला जा रहा है यहां पर डिस्कस एक तरीके से एयर कनेक्टिविटी के स्कोप देखा जा रहा है हिली एरिया में, तो हेलीकॉप्टर के थ्रू कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराई जा सके। ऑर्गेनाइज कराई गई यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है। ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर है इसका ए, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट सही है। ये फर्स्ट एवर हेलीकॉप्टर समिट जो कि रिसेंटली अभी देहरादून उत्तराखंड में देखने को मिली, जो ऑर्गेनाइज कराई गई है यहाँ पर, ये ऑर्गेनाइज कराई गई है किसके द्वारा? ये है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है, उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ मिलकर, और इसी के साथ में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये तीनों मिलकर इसको ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, एयर कनेक्टिविटी करने की कोशिश की जा रही है, खासकर अगर कल को चल के कोई मेडिकल सर्विस भी प्रोवाइड करानी है तो इमरजेंसी मेडिकल सर्विस के लिए भी यहाँ पर चीजें प्रोवाइड कराई जा सकेंगी, ठीक है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान में रखकर यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं है, यहाँ पर ये है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। आंसर इसका ए हो गया। आगे चलता हूं। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। बात की जा रही है प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी इज रिलेटेड टू नॉन अवेलेबिलिटी, यानी कि इंटरनेशनल जो यहां पर लिक्विडिटी जब नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है? लिक्विडिटी का मतलब होता है एक तरीके से मार्केट में मनी अवेलेबल न होना। तो यहां पर बोला जा रहा है जब गुड्स और सर्विस अवेलेबल ना होना, गोल्ड और सिल्वर अवेलेबल ना होना, डॉलर और अदर हार्ड करेंसी अवेलेबल ना होना, या फिर एक्सपोर्टेबल सरप्लस अवेलेबल ना होना। तो सही स्टेटमेंट क्या है यहां पर? ए बी सी या फिर डी? सही है जो आंसर है यहां पर ये इसका सी, क्योंकि जो बात की जा रही है लिक्विडिटी के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना है, जब बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मार्केट में लिक्विडिटी लाने की बात की जा रही है, तो इसका मतलब मार्केट में मनी सप्लाई की जा रही है। तो डॉलर और अदर हार्ड करेंसी जो है, जो कि सबसे ज्यादा यूज की जाती है ऑल ओवर वर्ल्ड में ट्रेड के लिए, तो उनकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए मार्केट में। जैसे 5 करेंसी आज के डेट में हार्ड करेंसी के तौर पर यूज की जाती है। यूएसए का डॉलर, यूरो हो गई, चाइनीज रिनमिनबी हो गई, जापान की येन हो गई और ब्रिटिश पाउंड हो गया। तो ये बेसिकली हार्ड करेंसी है जो कि काफी लार्ज स्केल पर यूज की जाती है। तो डॉलर प्लस हार्ड करेंसी अगर अवेलेबल नहीं है तो यहां पर प्रॉब्लम देखने को मिलती है इंटरनेशनल लिक्विडिटी की। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर ये भी यूपीएससी में पूछा जा चुका है। यहां पर बात की जा रही है कलमकारी पेंटिंग के बारे में, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। कलमकारी पेंटिंग यहां पर ये एक तरीके से पेंट की जाती है कॉटन टेक्सटाइल इन साउथ इंडिया, यानी कि कपड़े पर जो कॉटन का होता है उसके ऊपर यहां पर ये पेंट की जाती है। दूसरा बोला जा रहा है हैंडमेड ड्राइंग होती है जो कि बैम्बो, यानी कि बांस के जो हैंडीक्राफ्ट है उसके थ्रू नॉर्थ ईस्ट में यहां पर की जाती है। हस्तशिल्प कलाकार आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है जो पेंटिंग है ये वुडन क्लॉथ पर आप लोग यहां पर ये देखने को मिलती है, जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन में यूज की जाती है। हैंडमेड पेंटिव डेकोरेटिव सिल्क क्लॉथ पर यहां पर ये बनाई जाती है वेस्टर्न इंडिया में। कौन सी स्टेटमेंट सही है? पिक्चर तो यहां पर ये है आप लोगों के सामने। आंसर क्या सही है? ए बी सी एफ डी। आंसर सही है यहां पर इसका ए, यानी कि एक हैंडमेड पेंटिंग है। ये जो बनाई जाती है बेसिकली ये आप लोगों को देखने को मिलेगी पेंटिंग, ये क्लॉथ्स और मोस्टली यहां पर ये कॉटन क्लॉथ्स होता है जहां पर ये बनाई जाती है। पर्शियन लैंग्वेज ड्राइंग ऑन क्राफ्ट विद पेन, तो उसके नाम पर यहां पर कलम का नाम सुना होगा ना, तो कलमकारी, कलम से कलाकारी की जा रही है, तो उसके नाम पर इसका कलमकारी पेंटिंग नाम रखा गया है। ये इंडियन रीजन में लगभग 3000 साल से यहां पर ये हमारी कंट्री में ये प्रॉपर वे में डेवलप हुई है। और मैक्सिमम साउथ इंडिया में जैसे कालाहस्ती और मछलीपट्टनम एरिया आप लोगों को देखने को मिलेंगे जहां पर ये काफी लंबे समय से यूज की जाती है, यानी कि साउथ इंडिया में। तो कलमकारी पेंटिंग साउथ इंडिया में है। आंसर इसका ए हो गया, और कॉटन के कपड़े पर यह बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी यूपीएससी में पूछा जा चुका है। बात की जा रही है सीड विलेज कॉन्सेप्ट के बारे में, तो सीड विलेज कॉन्सेप्ट यहां पर क्या है ये आप लोगों को बताना है और इसका क्या ऑब्जेक्टिव था।
पहली स्टेटमेंट बोला गया है एनकरेज किया जा रहा है फार्मर को ताकि वो अपने खुद के जो फार्म सीड्स हैं उनको यहां पर यूज करें और डिस्करेज करें यहां पर अपना जो बीज है उसको खरीदने से अदर को भी। दूसरा बोला यह इन्वॉल्व किया जाता है फार्मर को, ट्रेनिंग दी जाती है ताकि क्वालिटी ऑफ सीड प्रोड्यूस किए जा सके और उसी के साथ में अवेलेबल बनाया जा सके उनको टाइमली और अफोर्डेबल प्राइस पर। यह है दूसरी स्टेटमेंट। तीसरा बोला जा रहा है यहां पर एक तरीके से जो विलेज है कुछ विलेज मिलकर एक्सक्लूसिवली प्रोडक्शन करेंगे सर्टिफाइड सीड, यानी कि यही सीड आप लोग खरीदने हैं। चौथा बोला गया यहां पर आइडेंटिफाई किया जाएगा एंटरप्रेन्योर इन विलेज में और प्रोवाइड कराई जाएगी टेक्नोलॉजी ताकि वो फाइनेंस किया जा सके और सीड कंपनी स्टेब्लिश किया जा सके प्रॉपर वे में ये सीड प्रोड्यूस करने के लिए। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ए बी सी या फिर डी? सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है इसका यहां पर बी। यानी कि जैसे आप लोगों को पता होगा अगर आप लोग गांव से बिलोंग करते हैं, जब किसान जो होते हैं खेतों में गेहूं वगैरह लगाते हैं तो उसको अनाज को पानी में भिगो दिया जाता है कुछ टाइम के लिए। उससे क्या होता है, उससे ये होता है जो बेकार बीज होते हैं वो तैर के ऊपर आ जाते हैं, खोखले बीज होते हैं, और जो सही बीज होते हैं वो नीचे रहते हैं। तो इससे सही बीज का पता चल जाता है। तो ये एक तरीका है यहाँ पर। तो ट्रेनिंग की जाती है किसानों को ताकि वो क्वालिटी बीज को छांट सके और इसी के साथ में दूसरों के लिए भी अवेलेबल प्रोवाइड करा सके उसके लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अच्छा अगर बीज रहेगा तो ही खेतों में अच्छी फसल होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड इसको कर सकते हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। ये था हमारा टोटल। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है ये लेक्चर तो आप लोग इसकी पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, आप लोगों को लिंक इसका मिल जाएगा। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में जो कि शानदार तरीके से हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कस करेंगे। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है एंजॉय करार। और लेक्चर अगर पसंद आता है तो लाइक करना मत भूला कीजिए, क्योंकि लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है काफी कि हाँ आप लोगों को चीजें जो दे रहा हूं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं वो आप लोगों को पसंद आ रही है। और शेयर जरूर किया कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जा सके, हम अपने परिवार को और बड़ा बना सकें। ओके, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की है और बाकी ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों तक लेक्चर पहुंचाने की। तो थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।